हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स उस पर चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम विशेषतः क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करेंगे। जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम वो होता है जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स अजैविक कारक और बायोटिक फैक्टर्स जैविक कारक परस्पर अंतरक्रिया करते हैं। स्पष्ट है कि जितने भी अजैविक कारक हैं वो जैविक कारकों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो अजैविक कारक हैं उनमें प्रमुख क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायुवीय कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर स्थलाकृतिक कारक और एडाफिक फैक्टर्स या मृदीय कारक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, जलवायुवीय कारकों की बात करेंगे कि वो किस प्रकार पादपों को प्रभावित करते हैं। एन एबायोटिक फैक्टर इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट। अजैविक कारक किसी भी पर्यावरण में एक अजीवित कारक होता है, उसका अजीवित भाग होता है। दिस कैन बी इधर ए केमिकल और फिजिकल प्रेजेंस। यह कोई रासायनिक स्वरूप भी हो सकता है या कोई भौतिक स्वरूप भी हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर्स फॉल इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, क्लाइमेटिक, एडाफिक एंड टोपोग्राफिक। हम जलवायुवीय कारकों को 3 भागों में बांटते हैं: क्लाइमेटिक जलवायुवीय कारक, एडाफिक मृदीय कारक एंड टोपोग्राफिक और स्थलाकृतिक कारक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड ह्यूमिडिटी, सनलाइट, फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हम तापमान की बात कर सकते हैं, हम इसमें जल यानी ह्यूमिडिटी या वर्षण इत्यादि की बात कर सकते हैं, हम इसमें लाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश की बात कर सकते हैं। ये सभी मिलकर के जलवायुवीय कारकों को बनाते हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स इंक्लूड लैंड स्ट्रक्चर्स एंड प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। जो स्थलाकृतिक कारक होते हैं उनमें हम हमारी जो भूमि है उसकी आकृति को देखते हैं कि वहाँ पर जो पादप उपस्थित हैं वो पहाड़ों पर हैं या किसी मैदानी भागों में हैं या वो किसी प्रकार के रेगिस्तान में हैं या किसी जलीय क्षेत्र के आसपास हैं। तो हम ये टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से स्थल की आकृतियाँ पादप को प्रभावित कर सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं एडाफिक फैक्टर्स की, तो एडाफिक फैक्टर्स में हम मृदीय कारकों की बात करते हैं, जैसे मृदा की कंडीशन क्या है, मृदा की स्थिति कैसी है। और सो एडाफिक फैक्टर्स इंक्लूड सॉयल एंड जियोग्राफी ऑफ द लैंड। तो एडाफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो विशेषतः मृदा के बारे में, उसके विभिन्न जो प्रभाव पड़ते हैं पादपों के बारे में, उनके बारे में उसमें हम पढ़ते हैं। अगर हम जलवायुवीय कारकों की बात करते हैं तो यह एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय कारक हो सकते हैं, केमिकल रासायनिक कारक हो सकते हैं, सनलाइट सूर्य के प्रकाश या प्रकाशीय कारक हो सकते हैं, टेम्परेचर तापमान से संबंधित कारक हो सकते हैं, विंड हवाओं से संबंधित कारक हो सकते हैं, फायर हम इसको अग्नि से संबंधित कारकों के बारे में भी बात कर सकते हैं, या जल में हम वर्षण को भी इंक्लूड करते हैं और ह्यूमिडिटी को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके हम इन केमिकल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर एंड लाइट। हम सबसे पहले तापमान और प्रकाश की बात करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड वाटर अफेक्ट्स प्लांट्स इन इकोसिस्टम। तापमान क्या होता है? एक्चुअल में तापमान, टेम्परेचर हम उसे कहते हैं कि किसी भी एक स्थान पर निश्चित समय पर वहाँ जो हीट उपस्थित है, वहाँ जो ऊष्मा उपस्थित है, वो उस स्थान के तापमान का निर्धारण करती है। यही तापमान, चाहे वो वायु का तापमान हो, चाहे जल का तापमान हो, किसी भी प्रकार का पारितंत्र हो, स्थलीय पारितंत्र हो, जलीय पारितंत्र हो, इनका जो तापमान होता है वो पादपों को प्रभावित करता है। A rise in temperature has the potential to change the metabolic rate of the plants. यदि तापमान उच्च हो तो वो पादपों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो पादप जो जैसे प्रकाश संश्लेषण है, रेस्पिरेशन है, जो ऐसी जो पादपों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रभावित करते हैं।
उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स हैव ए टॉलरेंस लेवल फॉर टेम्परेचर रेंज। सभी पादपों का अपना अपना तापमान सहन करने का स्वरूप होता है। कुछ पादप उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं, कुछ पादप निम्न तापमान को सहन कर सकते हैं, कुछ पादप मॉडरेट टेम्परेचर मध्यम तापमान पर जीवित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट वुड डाई इफ द ग्रो इन -50 डिग्री टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम देखें कि ऐसा पादप जो मॉडरेट टेम्परेचर पर मध्यम तापमान पर ग्रो करता है, यदि हम उसे अत्यधिक निम्न तापमान जैसे -50 डिग्री पर ले जाएं या उच्च तापमान -50 के बजाय +50 डिग्री पर हम उसे ले जाते हैं, तो वो पादप या तो मर जाएगा या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एकदम कम हो जाएंगी। लाइट एक्सपोजर ऑफन अफेक्ट्स द टेम्परेचर। जो पादप को जो प्रकाश है उसका जो एक्सपोजर है, अर्थात पादप को कितने घंटे प्रकाश मिलता है, ये तापमान को प्रभावित करता है। यदि अधिक प्रकाश मिलेगा तो तापमान अधिक होगा, कम प्रकाश मिलेगा अर्थात बादल अगर हैं तो तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया विद डायरेक्ट सनलाइट आर वार्मर। अगर हम वो क्षेत्र देखें जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में आमतौर पर तापमान उच्च रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन, जो प्रकाश की अवधि होती है उसके आधार पर हम पादपों को विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे लॉन्ग डे प्लांट, जिसे हम कहते हैं ऐसे पादप जिनको वृद्धि के लिए लंबे समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स, वो ऐसे पादप जिनको दिन में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स, ऐसे पादप जिन पर प्रकाश की ड्यूरेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल रहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनको यूजुअली 10-12 घंटे का प्रकाश की आवश्यकता होती है, और शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनको 8 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम वाटर की, कि जलीय कारक किस प्रकार से पादपों को प्रभावित कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सम वाटर इनटेक। जितने भी जीवित जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको प्राय जल की आवश्यकता होती है। वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर 70% जल पाया जाता है। एंड फॉल्स एज रेन और स्नो ओवरलैंड। और बाकी जो स्थलीय भाग बचता है, अर्थात 70% भाग के अंदर तो समुद्र, ओशियन इत्यादि हैं, और बाकी जो स्थलीय भाग बचता है उस पर जल जो है वो वर्षण के द्वारा आता है, वो रेनफॉल के द्वारा या स्नोफॉल के द्वारा वहाँ पर पहुँचता है। प्लांट्स रिक्वायर मॉडरेट रेनफॉल फॉर देयर ग्रोथ। पादपों को अच्छी ग्रोथ के लिए मध्यम प्रकार के वर्षण की आवश्यकता होती है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। लो रेनफॉल फॉर्म्स डेजर्ट। अगर किसी स्थान पर वर्षण बहुत कम होता है तो उस स्थान पर मरुस्थल बन जाते हैं। एंड हाई रेनफॉल डेवलप रेन फॉरेस्ट। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि वर्षा वन विकसित हो जाते हैं, रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन स्नोफॉल रीजन। पादप उन क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करते या उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ पर स्नोफॉल होता है, जैसे माउंटेन्स की ऊंचाइयाँ हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ हैं, या पोल, हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नॉर्दर्न पोल रीजन है, साउदर्न पोल, आर्कटिक है, एंटार्क्टिक रीजन है, इनके अंदर सामान्यतः पादप नहीं पाए जाते, या बहुत कम ऐसे पादप जो स्नो जैसी अवस्थाओं के लिए अनुकूल होते हैं वही वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। In an environment with little water, only plants requiring a small percentage of water can such as xerophytes। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर मरुदविदीय प्रकार के पादप हमें देखने को मिलते हैं। Other plants thrive in condition with large amount of water, such as plant in ocean and freshwater bodies, such as hydrophytes। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और वो एक्वेटिक क्षेत्र के अंदर ही, जलीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम जलोदभिद या हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये प्राय समुद्रों में और जो स्वच्छ जल के स्रोत होते हैं उनमें हमें मिलते हैं। वाटर इज इसेंशियल टू सर्वाइवल। जल जो होता है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। बट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन प्रत्येक जीव को अपने अनुसार
जल की आवश्यकता होती है, किसी को अधिक जल की तो किसी को कम जल की। जैसे जो पादप अपने एक्वेटिक क्षेत्र में रहते हैं, जो जलीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनको ज़्यादा जल की आवश्यकता ही नहीं होती है। वाटर इज ह्यूमिडिटी इन एयर ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो आर्द्रता होती है, जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, वायु में जो आर्द्रता है, वो भी पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है। हाई ह्यूमिडिटी में कुछ पादप ग्रो करते हैं, कुछ पादप जो होते हैं उनको उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है अपने पुष्पन के लिए, अपनी फ्रूटिंग के लिए, फलीकरण के लिए उनको अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इवन सीड जर्मिनेशन को भी आर्द्रता प्रभावित करती है। एवरी प्लांट नीड्स सेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर फॉर सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। जैसा कि हमने कहा, स्पष्ट है कि प्रत्येक पादप को अपने सीड जर्मिनेशन के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने पुष्पीकरण के लिए, अपने फलीकरण के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए निश्चित आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की। जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है, वो उसमें जो पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो हमारा भाग होता है मुख्यतः पृथ्वी की सतह से लगभग 10-12 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ सस्टेन लाइफ। इस भाग के अंदर जीवन भी पाया जाता है। प्लांट्स ब्रीथ ऑक्सीजन और फिल्टर इट फ्रॉम वाटर एंड प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों के लिए आवश्यक जल, पादपों के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, पादपों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, वो सब वायुमंडल से ही अवशोषित करते हैं। लिविंग थिंग्स कंबाइन ऑक्सीजन एंड कार्बन टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो पादपों के डीएनए इत्यादि के लिए आवश्यक होते हैं। अर्थात वायुमंडल से ही ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिनसे अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। ये सब पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। एटमॉस्फेयर 4 स्तरों का होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर एंड मेसोस्फियर। प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन ट्रोपोस्फियर। पादप ट्रोपोस्फियर में अच्छी वृद्धि दर्शाते हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द आवर एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर हमारे वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग है, जो ग्राउंड लेवल से शुरू होकर के लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। यह सी लेवल से, समुद्र के तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक होता है। मनुष्य भी ट्रोपोस्फियर में ही जीवित रहते हैं और हमारे जितने भी मौसम हैं, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ये सब ट्रोपोस्फियर में ही उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल एलिमेंट्स की। हम रासायनिक कारकों की बात करते हैं जो हमारे जलवायुवीय कारकों का एक भाग है। केमिकल एलिमेंट्स एक्ट विद एनवायरनमेंट टू इम्पैक्ट दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो और थ्राइव इन द एरिया। केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो वायुमंडल के अंदर, पर्यावरण के अंदर ही आपस में क्रिया करते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि केमिकल्स जो होते हैं वो एसिडिटी को तय कर सकते हैं। मृदा में कितनी एसिडिटी होगी, वायुमंडल में या जल में कितनी एसिडिटी होगी। अर्थात पादप निश्चित प्रकार के केमिकल कंपोजिशन वाले वातावरण में ही वृद्धि करते हैं। पादप केमिकल की उपस्थिति के अनुसार, रसायनों की उपस्थिति के अनुसार खुद को परिवर्तित भी कर लेते हैं या अनुकूलित भी कर लेते हैं। जैसे कुछ पादप रोडोडेंड्रोन है, कैमेलिया है, ये एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं। सम एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड जिंक आर इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द मैनी प्लांट। अनेक पादपों के लिए जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, वो इसी हमारे केमिकल कंपोनेंट्स के अंदर ही हमें प्राप्त होते हैं। केमिकल एलिमेंट्स मेकअप ऑल मैटर इंक्लूडिंग अदर एबायोटिक फैक्टर्स। जो दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इन रासायनिक एलिमेंट्स का, इन रासायनिक कारकों का योगदान होता है। विंड। अब हम बात करेंगे हवाओं की।
अगर हम वैसे बात करते हैं तो एयर का मतलब होता है वायु, लेकिन जब वायु चलती है, मूविंग हो जाती है, तो उसे हम विंड कहते हैं, उसे हम हवाएं कहते हैं। प्राय जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो दे आर अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। जितने भी अवायवीय जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं, अजैविक कारक हैं, वो दूसरे फैक्टर से प्रभावित होते हैं। दिस इज स्पेशली एविडेंट विद विंड। यह हवाओं के द्वारा हम इसे साबित कर सकते हैं। द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन अफेक्ट्स द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एन एरिया। जैसे हवाओं की जो गति है वो तापमान को या आर्द्रता को किसी भी क्षेत्र में निर्धारित करती है। तेज हवाएं चलती हैं तो तापमान कम हो जाएगा, आर्द्रता उस क्षेत्र से चली जाएगी, क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, या नज़दीकी क्षेत्रों से क्षेत्र के अंदर आर्द्रता का प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। अगर हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं, स्थिर हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, आर्द्रता भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। विंड ऑल्सो कैरी सीड्स एंड एड्स पॉलिनेशन स्प्रेडिंग लाइफ। जो हवाएं होती हैं वो बीजों के वितरण में, सीड डिस्पर्सल में, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन वायु परागन के द्वारा परागकणों के वितरण में भी सहायता करती हैं। दिस लेट्स प्लांट्स फॉर्म्स ट्रेवल आउट ऑफ ए कंटेन्ड एरिया। हवाएं जो होती हैं वो एक पादप को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में भी सहायता करती हैं। पादप अपने जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनकी सहायता से, जो रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनकी सहायता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। फायर, अब हम अग्नि की बात करते हैं। फायर इकोलॉजी इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग फायर इन एन इकोसिस्टम। जो फायर इकोलॉजी है, जो हमारी अग्नि पारिस्थितिकी है, वो एक ऐसा इकोलॉजी का ऐसा पार्ट है जिसमें हम किसी भी पारितंत्र में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होने वाली अग्नि के बारे में पढ़ते हैं और उसके पारिस्थितिकी प्रभावों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। और जो फायर है ये अन्य जो हमारे जो हमारे अजैविक कारक हैं उनके साथ भी रिएक्शन करती है, उनके साथ भी क्रिया करती है, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी ये अपनी क्रिया दर्शाती है। मैनी इकोसिस्टम पर्टिकुलरली प्रेरी, स्वानाज, चैपरल्स एंड कॉनिफर फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे पारितंत्र होते हैं जिन्हें हम विशेषतः जिन्हें हम ग्रासलैंड के रूप में देखते हैं या कॉनिफरस जंगलों के रूप में हम देखते हैं। वो उनका अग्नि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रासलैंड या ऐसे फॉरेस्ट जब विकसित होते हैं तो उनमें अग्नि का योगदान होता है, अर्थात पहले उस क्षेत्र के अंदर अग्नि लगने से न्यूडेशन होता है, भूमि बिल्कुल खाली हो जाती है और फिर धीरे धीरे इस प्रकार के ग्रासलैंड या कॉनिफेरस प्रकार के वन जो हैं वो उस क्षेत्र के अंदर विकसित हो जाते हैं। मैनी प्लांट स्पीसीज इन फायर अफेक्ट एनवायरमेंट्स रिक्वायर फायर टू जर्मिनेट, इस्टेब्लिश और टू रिप्रोड्यूस। बहुत सी पादप जातियाँ अग्नि के द्वारा ही अपने अनेक कार्य जो है उनको चला पाती हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन या पादपों का उस क्षेत्र में स्थापित होना या उनका रिप्रोडक्शन करना, ये सब अग्नि पर निर्भर करता है। फायर कैन अफेक्ट सॉइल्स। जो अग्नि जो होती है वो मृदा को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब कहीं आग लगती है जंगलों के अंदर तो मृदा तेज़ी से हीट होती है, मृदा जो है वो उसके अंदर उपस्थित कंपोनेंट्स होते हैं वो जलने लग जाते हैं, उनका कंबशन हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल caused by combustion process different effects will happen। हम देखते हैं कि अग्नि कैसी है, अगर वो अधिक मात्रा में उसमें हीट है, कंबशन अधिक प्रदर्शित करती है तो मृदा के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, मृदा से जल इवेपोरेट हो जाता है, मृदा के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी जो हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर वो भी जल करके वो राख के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हम ऐसे हम मैटर को पायरोजेनिक ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं या जिन्हें हम चारकोल के रूप में भी जानते हैं। प्लांट्स हैव इवोल्व्ड मैनी एडेप्टेशन टू कॉप विद फायर। पादप अग्नि से स्वयं को बचने के लिए अनेक प्रकार के अनुकूलन दर्शाते हैं। ऑफ दिस एडेप्टेशंस वन ऑफ द बेस्ट नोन इज लाइकली पायरिसेंस। इस प्रकार के अनुकूलों में सबसे महत्वपूर्ण पायरिसेंस होता है। वेयर मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ सीड इज ट्रिगर्ड, जिसमें बीजों का परिपक्व होना या उनका जर्मिनेशन होना
अग्नि से प्रभावित होता है या स्मोक से प्रभावित, जंगलों में आग लगने से जो धुआं उठता है उससे प्रभावित होता है। इस प्रकार का जो प्रभाव है उसे हम सेरोटिनी कहते हैं। इन चैपरल कम्युनिटीज़ इन साउदर्न कैलिफोर्निया फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स हैव लीव्स coated इन फ्लेमेबल ऑयल्स एंड एनकरेज टू इंटेंस फायर। चैपरल जो रीजन है जो साउदर्न कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ये इस प्रकार के इसमें पादप होते हैं जिनकी जो पत्तियों की सतह होती है वो फ्लेमेबल होती है, अर्थात जब आग लगती है तो उनकी पत्तियां ज्वलनशील होती हैं जो तेज़ी से आग को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। क्योंकि ऐसे पादपों को अपने सीड इत्यादि के जर्मिनेशन के लिए, अपनी मैच्योरेशन के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए एक प्रकार के जले हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो यह उस अग्नि को और बढ़ाने का काम करती है। तो ये जो अग्नि जो बढ़ती है वो इस प्रकार की पादप जातियों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि अग्नि लगने से या वनों के अंदर जब आग लग जाती है तो बाकी सभी पादप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अनुकूलित पादप जो अग्नि के अनुकूलित हैं उनको वहाँ रहने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं मिलता, अतः ये पादप आसानी से उन क्षेत्रों में ग्रो कर जाते हैं। थैंक यू सो मच।